हाय एवरीवन, मैं अश्विन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जो कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 8 है। हाँ, चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ईडियम्स हमने चूज किए हैं फॉर टुडे सेशन। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज सैटरडे है। हर वीक में मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि सैटरडे संडे में स्पीड टेस्ट मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा। तो कल संडे को शाम को 7 बजे के आसपास मॉक टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन होगा। उसके पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम चैनल, जो इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक यहाँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर एसटी नंबर 4 मॉक टेस्ट नंबर 4 का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा और उसे पहले ही तैयार करके रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। द फर्स्ट idiom इन टूडे सेशन इज लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। हेल आप जानते हैं नर्क को बोला जा सकता है और बैट जो है वो चमगादड़ को बोला जा सकता है। आप थोड़ा बहुत रेफरेंस राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर बनी हुई है उससे भी ले सकते हैं। पहले तो मैं मीनिंग आपको क्लियर कर दूं, फिर मैं उसका रेफरेंस भी आपको बता दूंगा। देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ, वेरी फास्ट एंड क्रेजीली, मतलब बहुत तेज रफ्तार में अगर कोई जा रहा है, चल रहा है। हाँ, और जब कोई बहुत तेज रफ्तार में चलता है या जाता है, दौड़ता है, तो उसी स्टेटस को, उसी स्टेज को क्रेजी होना भी कहा जाता है, जिसे आप आउट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो जब रफ्तार बहुत ज़्यादा ही तेज हो, क्रेजी मैनर में, बहुत ही फास्ट स्पीड में कोई दौड़ रहा हो, चल रहा हो, या बैट है तो उड़ रहा हो, तो उसी को कहा जाता है लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। बड़ा ही इजी है इसे समझना। एक तो बैट चमगादड़, उसकी उड़ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यही कि वो उड़ सकता है और तेज रफ्तार में भी उड़ सकता है। अब आप समझिए, चमगादड़ हो या कोई भी हो, अगर हेल यानी कि नर्क में फंसा हुआ है, तो जब कोई भी व्यक्ति, या चमगादड़ ही ले लीजिए, नर्क से बाहर आएगा, तो क्या वो धीमे धीमे बाहर निकलेगा? नहीं, सब वो बहुत तेजी से भागेगा। जैसे कोई किसी की गिरफ्त में, या मान लीजिए कैदी ही है और वो जेल में बंद है, और जब वो वहां से चुपके से निकलेगा तो जेल के भीतर तो वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही जेल के दरवाजे या उसकी दीवार को छलांग लगाएगा, बाहर कूदेगा, बाहर निकलेगा, तब तो वो एकदम से अपनी रफ्तार को बढ़ा ही देगा ना, वरना उसे फिर से पकड़ लिया जाएगा। तो बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल का मतलब क्या होगा। जब आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, किसी नर्क में आप हो, समस्याओं में हो, किसी चाहर दीवारी में बंद कर दिए गए हो, और उसके बाद फिर आपको चांस मिलता है बाहर निकलने का, तो आप बहुत ही क्रेजी हो करके, बहुत ही तेज रफ्तार में ही तो बाहर निकलेंगे। इसी तरीके से इसका मीनिंग बन जाता है लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, टू मूव वेरी फास्ट एंड इन अ क्रेजी मैनर। चलिए एग्जाम्पल्स के सहारे और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज, the factory caught fire and its workers were running and trying to escape like a bat out of hell। मतलब किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है। अब जब आग लग जाएगी तो जो वर्कर्स थे वहाँ पर उस फैक्ट्री में, वो बहुत तेज़ी से भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, और अपनी जान को बचाने की कोशिश करेंगे। और जब आग लग गई है तो बहुत तेज़ी से ही, थोड़ा सा फ्रेंजी मैनर में ही तो दौड़ेंगे। इसीलिए लिखा है दे वर ट्राइंग टू escape like a bat out of hell। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यस्टरडे। अच्छा, एक बात और आपको बतानी है कि जब किसी भी बिल्डिंग में आग लगे, या किसी मशीन में, कार में ही जैसे आग लगे, तो वहाँ पे कैच फायर का इस्तेमाल करें, और अगर आग लगाई जाए तो वहाँ पर सेट फायर का इस्तेमाल करें। अपने आप आग लग जाए, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, तो वो कैच कहा जाएगा, और आग लगा दी गई तो वो SET सेट फायर कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए, यस्टरडे केविन वॉज ड्राइविंग, एक्सक्यूज मी, यस्टरडे केविन वॉज ड्राइविंग लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। मतलब कल केविन बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल मतलब बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था, तो इसलिए आपने इस सिमिली का भी साथ में इस्तेमाल कर लिया, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। चलिए ईडियम नंबर 2 को देखते हैं।
पिछले काफ़ी दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि जो ग्रामर की सीरीज़ को स्टार्ट किया गया था, शुरुआत में मैंने डिटरमाइनर्स के कुछ वीडियोस डाले थे जो कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है, तो उसके बाद मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया था फॉर सम रीजंस। अभी लगातार ये डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि ग्रामर को भी कंटिन्यू किया जाए, बीच बीच में उसके भी सेशंस डाले जाएं। तो मैं बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रहा हूँ। एक दो दिन के बाद से बीच बीच में ग्रामर के भी कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। तो जो आप सभी का कंसर्न था या शिकायत थी या फिर जो रिक्वेस्ट थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि ग्रामर के भी बीच बीच में लेक्चर्स डाले जाएंगे, ताकि आपको और अच्छा लगे और बेनिफिट मिल सके। लेकिन मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि आप वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दें, हमेशा से ही इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि अगर आपने दम लगा के, मन लगा के 4 to 5 मंथ्स ग्रामर पढ़ ली तो आपकी ग्रामर हर हाल में स्ट्रांग हो जाएगी, फिर वो वीक नहीं होने वाली है। लेकिन वोकैब के केस में आपके एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा सर, 2 3 बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, जब तक उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से रिपीट ना किया जाए, बार बार ना देखा जाए। और ग्रामर का अपना एक सेट पैटर्न है, सेट ऑफ रूल्स है, फिक्स्ड है संख्या में। तो उस पे मास्टरी करना, उसे उस पे मास्टर होना इजी है, मतलब पॉसिबल है। आपको जब अंत मालूम है कि ये नदी है और ये इसका दूसरा छोर है, तो आप में एक हिम्मत आएगी और आप तैर के उस पार जा भी सकते हैं। और वोकैब एक समंदर के जैसे है, जो वोकैब का पार्ट है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड, रूट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो जब वो समंदर के जैसे है तो बड़ा मुश्किल है ना उस पार जाना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका रुझान, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ही होना चाहिए और डेडिकेटेड वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ होना चाहिए। हाँ, ग्रामर बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, इस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैं उसे ज़रूर कंटिन्यू करूंगा जल्द से जल्द। हो सकता है कल परसों से ही ग्रामर के भी बीच बीच में वीडियोस आने लगें। चलिए ईडियम नंबर 2 को देखते हैं। इट सेज ट्रबल शेयर्ड इज ट्रबल हाफ्ड। अब इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप नहीं मालूम है तब भी आप समझिए, ट्रबल शेयर्ड, अगर ट्रबल यानी तकलीफ को शेयर किया जाए, किसी से साझा किया जाए। अब आप ही बताइए, अगर आप अपनी तकलीफ को, अपने दुख को किसी से साझा करेंगे तो क्या होगा? उससे आपका दुख जो है कम पड़ जाएगा ना। कहा भी तो यही जाता है कि जब आप कष्ट में हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, तो अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अगर आप अपने किसी अपने से साझा कर लेंगे तो खुद ब खुद वो तकलीफ जो है कम पड़ जाएगी। कम ही नहीं पड़ जाएगी, वो आधी हो जाएगी। यही इस ईडियम का मीनिंग भी है। ट्रबल शेयर्ड मतलब तकलीफ को शेयर करना, इज ट्रबल हाफ्ड। अब हाफ का मतलब है किसी भी चीज़ के साइज को, उसकी क्वांटिटी का, उसके नंबर का रिड्यूस हो जाना, और रिड्यूस हो करके आधा हो जाना, मात्रा का, संख्या का कम हो जाना, और कम करके, कम हो करके आधा हो जाना। तो जब आप अपनी तकलीफ को शेयर करते हैं तो वो आपकी तकलीफ आधी हो जाती है। ये मैंने आपको इसका मीनिंग बताया। जो लाइन लिखी है वो भी पढ़ लीजिए। टॉकिंग समवन रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी अबाउट योर कंसर्न्स कैन क्रिएट बेटर ऑप्शंस फॉर यू। मतलब जब आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं, कंसर्न्स मतलब चिंताएं, समस्याएं, तो इससे वो सुलझ सकती हैं और उनसे बाहर निकलने का कोई बेहतर ऑप्शन भी सूझ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, संकल्प। संकल्प इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स। तो मुझे उसकी ऐसे ही याद आ गई, तो मैंने फिर ये जो वीडियो, इस सेंटेंस में मैंने उसका नाम लिख लिया। संकल्प शुड टेल समवन अबाउट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू बिकॉज ट्रबल शेयर्ड इज ट्रबल हाफ्ड। संकल्प को ये बताना चाहिए कि वो किस दौर से गुजर रहा है, वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू, वो किस दौर से गुजर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, किन बातों से वो परेशान है, किन बातों से वो जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी तकलीफ को शेयर करेगा तो उसकी तकलीफ आधी हो जाएगी। लेट्स रीड आउट एग्जाम्पल नंबर 2। इट सेज द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू शेयर योर फीलिंग्स विद योर मदर। अपनी तकलीफ़ों को, अपनी भावनाओं को अपनी माँ से शेयर करें, बिकॉज अ वरी और ट्रबल
शेयर्ड इज ट्रबल हाफ्ड। अगर आप अपनी चिंता या अपनी ट्रबल को शेयर करते हैं तो वो अपने आप में कम हो जाती है। जहाँ पे ट्रबल लिखा है दोनों तरफ, आप चाहें तो वहाँ पे WORRY वरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के सेशन का ईडीएम नंबर 2। देखिए, अगर मेरे पढ़ाने से कोई भी ईडीएम, और ये एक प्रोवर्ब है, देखिए ना, इट इज़ लाइक अ सेंटेंस, इज नाम की वर्ब आई है। पिछले सेशन में मैंने ऐसी ही एक प्रोवर्ब रखी थी और कहा था जब भी कभी आपको कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस नज़र आए तो वो प्रोवर्ब है इंस्टेड ऑफ ईडियम और फ्रेज। हाँ, तो इस तरीके से हम ईडियम नंबर 2 को भी पढ़ लेते हैं या प्रोवर्ब को भी पढ़ लेते हैं। और फिर से वही बात कि अगर आपको इजी लग रहा है तो ये बड़ी ही सुंदर बात है। मेरा पर्पस भी यही है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो चाहे वो जितना भी टफ क्यों ना हो, मेरे पढ़ाने के बाद उसका एक लेवल तक इजी हो जाना ज़रूरी है, तभी मैं अपने पर्पस में सफल होऊंगा। चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं ईडीएम नंबर 3 कौन सा है। मेरे दिमाग में एक और आइडिया है। अभी देखिए, 1 महीना हुआ है इस चैनल को मुझे बनाए हुए। आज 2 मई है, 1 मार्च के आसपास मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये एनर्जी मिल रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के आगे, आप लोगों के लिए रेडी करके लाऊं। तो अभी मैंने क्या सोचा है, सुनिए। मैंने ये सोचा है कि कुछ डेडिकेटेड फ्रेजल वर्ब्स भी होती हैं, हाँ, जो अलग अलग क्रियाओं से बनती। जैसे मेरे दिमाग में एक क्रिया आ रही है पुट, एक क्रिया हो सकती कॉल, एक क्रिया हो सकती कैरी, अनदर वर्ब कुड बी बेयर। तो इन तमाम और ऐसे तमाम वर्ब हैं जिनमें कहीं आउट लगा दो तो कुछ बियर आउट, बियर ऑफ, बियर अवे, बियर डाउन, बियरिंग ऑन, तो अलग अलग मीनिंग्स हो जाते हैं। तो ऐसी डेडिकेटेड फ्रेजल वर्ब्स भी आपको जल्द से जल्द जो है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस मिल जाएगी। चलिए ईडियम नंबर 3 देखिए। इट सेज ऑल रोड्स लीड टू रोम। मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, फिर इसका जो इमेज बता रहा है वो भी समझाऊंगा, और इसके पीछे हिस्ट्री है, क्योंकि रोम एक शहर का नाम है, जाहिर सी बात है इसकी कोई हिस्ट्री जरूर होगी। कहते हैं कि आप अलग अलग रास्तों से एक लक्ष्य को पा सकते हैं। आप धर्म की ही बात कर लें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 प्रमुख धर्म हैं, और भी बहुत सारे धर्म हैं। तो बौद्ध धर्म हो गया, और भी बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, मुझे सब तो याद ही नहीं है। जिन पे चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती रहती हैं वही सबको याद रहता है। तो ये जो धर्म है ये अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पूजा पाठ के माध्यम से, अलग अलग विधियों से एक ही बात तो सिखाते हैं कि ईश्वर में साधना रखें, ईश्वर में भरोसा रखें। ठीक है ना। तो अलग अलग रास्ते जब एक मंजिल की ओर पहुंचे, ऑल रोड्स, 10 रास्ते हैं, 10 सड़कें हैं, और 10 की 10 सड़कें जो हैं वो आगे रोम को ही जाती हैं। रोम एक शहर, शहर यानी कि एक मंजिल। तो अलग अलग रास्ते, अलग अलग प्रयास, अलग अलग कोशिशें जब एक लक्ष्य को साधें, एक लक्ष्य को प्राप्त करें, तो वही कहा जाता है ऑल रोड्स लीड टू होम। जैसे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे देश में या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब ये क्लेम करती हैं दैट दे वांट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इसे सच मान लें तो सबके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सबके सब चाहती तो यही है सारी पार्टियां कि देश का विकास हो। अब सच्चाई और झूठ के अंदर ना जाइए, मैं आपको एक ईडीएम के जैसे इस बात को समझा रहा हूं। अब राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर बनी है, वहां एक पिलर आपको दिख रहा है और तमाम इंडिकेटर्स हैं, एरोज बने हुए हैं, और हर एरो का डायरेक्शन बदला हुआ है, लेकिन सब एरोज पे रोम ही लिखा हुआ है। तो अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल को हासिल कर रहे हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं समझा भी रहा हूं, और मैं आपको एक सजेशन भी दे रहा हूं कि आप इसी ईडीएम को गूगल करें तो उसमें रोम शहर की एरियल पिक्चर आपको मिलेगी, बहुत पुरानी, और उसमें सड़कों का जाल बिछा हुआ नजर आएगा। कभी ऐसा हुआ था कि बहुत सारी सड़कें बना दी गई थी रोम के आसपास, और वो सारी सड़कें जो हैं वो सेंट्रल रोम से कनेक्टेड थी।
जो सेंट्रल पार्ट ऑफ रोम था उससे कनेक्टेड थी। तो वही कहा गया कि अलग अलग सड़कें जा रोम को ही रही हैं, है ना। एन नंबर ऑफ रोड्स बना दी गई और वो सारी की सारी रोड्स एक ही जगह सेंट्रल पार्ट ऑफ रोम से कनेक्ट कर रही थी। तो वहीं से आगे दैट ऑल रोड्स लीड टू रोम। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आप सब इस ईडियम को गूगल जरूर करें, इमेज सेक्शन में जा करके वो जो पुरानी एरियल पिक्चर है, एरियल व्यू है, उसको जरूर देखेंगे आप, तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ना, मीनिंग यही तो लिखा हुआ दैट देयर आर मेनी डिफरेंट रूट्स टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। एक लक्ष्य को पाने के तमाम अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ऑल रोड्स लीड टू रोम, सो वेदर यू ड्रॉ फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम इट विल गिव यू द सेम ड्राइंग। जैसे कि आप एक पिक्चर बना रहे हैं, या आप मान लीजिए एक लाइन ही खींच रहे हैं, या आप अल्फाबेट ए बना रहे हैं, तो चाहे आप लाइन नंबर 3 से यानी कि नीचे की लाइन से ऊपर की ओर ले जाएं, या ऊपर की लाइन से नीचे की ओर लेकर के आए, बनेगा तो ए ही ना। यही लिखा हुआ है, चाहे फ्रॉम द टॉप आप स्टार्ट करें या फ्रॉम द बॉटम आप स्टार्ट करें, बनेगी तो वही ड्राइंग, क्योंकि ऑल रोड्स लीड टू रोम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सम पीपल हैव टू मेमोराइज व्हाइल अदर्स कैन रिमेंबर बट बाय जस्ट गोइंग थ्रू इट वंस। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को चीज़ों को जो भी उन्होंने पढ़ा हो उन्हें बार बार मेमोराइज करना पड़ता है, फिर से दोहराना पड़ जाता है। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी बात को एक ही बार पढ़ के समझ जाते हैं। इन द लॉन्ग रन ऑल रोड्स लीड टू रोम। अंततः सारी सड़कें रोम को ही जाती हैं। मतलब कोई व्यक्ति एक ही बार में बात को समझ जा रहा है, कोई व्यक्ति 10 बार में उसको समझ रहा है, पर समझ तो रहा है ना। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन काम तो एक ही दोनों लोग कर रहे हैं, जो एक बार में समझ रहा है और जो 10 बार में समझ रहा है। समझ तो दोनों ही रहे हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य तो, उद्देश्य तो एक ही है। तो ये था आज के सेशन का ईडीएम नंबर 3। कैसा लग रहा है आप सभी को आज का सेशन, प्लीज़ मुझे बताते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनकरेज करें। वीडियो को शेयर करके, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकरेज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ग्रोथ होगी, और मेरी ग्रोथ होगी तो निश्चित रूप से आपकी भी ग्रोथ हो ही जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईडीएम नंबर 4 को देखते हैं। ईडीएम नंबर 4 इज ग्रीन विद एनवी। इसका मीनिंग है कि आपको किसी से ईर्ष्या है। एनवी का मतलब ही सर होता है ईर्ष्या। तो ग्रीन विद एनवी का मतलब ईर्ष्या रखने से है। मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, एक और ईडियम है इसी से मिलता जुलता, एंड दैट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। यही स्पेलिंग, ग्रीन आइड, आंख वाला आइड, EIEYED आइड, और मॉन्स्टर राक्षस वाला MONSTER। अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो लाइव चैट में देखिए, मैं लिख दूंगा वहीं पर, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर और ग्रीन विद एनवी दोनों का मतलब होता है टू बी जेलस, ईर्ष्या रखना, टू बी जेलस ऑफ समबडीज प्रोग्रेस, टू बी जेलस ऑफ समथिंग, टू बी जेलस ऑफ समबडी। यही है ग्रीन आइड मॉन्स्टर और ग्रीन विद एनवी का। आप राइट कॉर्नर पे देखिए, राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर आपको दिख रही है ना, उसमें कुछ बनानाज हैं। एक येलो बनाना है राइट, और लेफ्ट में उसके 2 ग्रीन बनानाज हैं। जो येलो बनाना यानी कि जो राइप है, पक गया है, वो कितना ज़्यादा डिलाइटेड है, और जो हरे हैं यानी कि अनराइप हैं, पके नहीं हैं, उनका कैसा मेकअप है। उनकी शक्ल आप देखिए, वो थोड़ा सा आईब्रोज तिरछी किए हुए, मुंह बनाए हुए हैं, क्योंकि उन दोनों बनानास को जो येलो के लेफ्ट और राइट में है, उसे उन्हें येलो बनाना से एक तरीके से एनवी है कि ये सक्सेसफुल हो गया, ये आगे बढ़ गया, और देखो हम दोनों रह गए हैं। अब ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग, टू बी जेलस ऑफ समबडी। अब हो सकता है कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट हो कि ग्रीन वर्ड का क्या मीनिंग है। ये तो एक ईडियम को जस्टिफाई करने जैसी बात है कि एनवी लिखा हुआ था तो अब जेलस हो गया। तो मैं आपको बताऊं, देखिए इंग्लिश पर बहुत बड़ा असर है बाइबल और शेक्सपियर का, बहुत ज़्यादा ही बड़ा असर है बाइबल का और शेक्सपियर का। जो फ्रेजेस बाइबल में कभी यूज़ की गई, उन्हें मान लिया गया कि बाइबल में जिस पर्पस से, जिस नेचर से यूज़ की गई, वही उनका ओरिजिन है और हमें वैसे ही यूज़ करना है। ऐसे ही तमाम सारी फ्रेजेस शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स में, नॉवेल्स में यूज़ की, तब से मान लिया गया कि ये उनका ओरिजिन है।
तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो लिखा ये नहीं, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इस फ्रेज को शेक्सपियर ने अपने किसी प्लॉट में यूज किया था और वहां पर ग्रीन आइड मॉन्स्टर को उन्होंने एक जेलस पर्सन के लिए दिखाया। तो बस वहीं से आ गया ग्रीन आइड मॉन्स्टर, और ग्रीन विद एनवी मतलब जेलस होना एक तरीके से। अब जस्टिफाई करने के लिए और भी तर्क दिए जा सकते हैं कि जैसे अगर कोई हल्का सा सिक है, बीमार है, तो उसकी स्किन जो है वो येलो और ग्रीनिश हल्की हल्की हो जाती है। जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया तो हल्का सा येलो हल्का सा ग्रीनिश हो जाती। अब मेरे हिसाब से इन सारे तर्क के पीछे आपको नहीं जाना चाहिए, आपको सीधे ये समझना चाहिए कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर इस फ्रेज को शेक्सपियर ने एक तरीके से कॉइन किया था, बनाया था और अपने एक प्ले में यूज़ किया था, जहाँ पे उन्होंने एक जेलस पर्सन को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा था। वहीं से दूसरा फ्रेज बन गया ग्रीन विद एनवी। इसमें भी एक जेलस पर्सन होगा जो किसी से ईर्ष्या रख रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। आई वॉज ग्रीन विद एनवी when I came to know that my friend got into a relationship with my recent crush। थोड़ा सा फनी है, क्रश उस लड़के या लड़की को कहा जाता है जिसको देख कर के आपको एक तरीके से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, जो कि बहुत डीप लव ना हो। क्रश का मतलब ये है कि आपको बहुत गहरा प्यार उससे नहीं है, थोड़ा सा एक फैंसी टाइप का लव है वो। तो यहाँ क्या लिखा है कि मैं बहुत ईर्ष्या से भर गया, मुझे बहुत ईर्ष्या हुई जब मुझे पता चला कि जिस पर मुझे क्रश था, मैं जिसे डेट करना चाहता था, मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता था, मेरा फ्रेंड जो है उसका फ्रेंड बन गया, मतलब मेरे फ्रेंड की रिलेशनशिप उससे हो गई है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मुझे बहुत ईर्ष्या ही तो हो जाएगी अपने फ्रेंड से। आई वॉज ग्रीन विद एनवी, ये इसका मीनिंग हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। सलील वॉज ग्रीन विद एनवी व्हेन ही सॉ माई ब्रांड न्यू कार। जब सलील ने मेरी नई कार देखी तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या में चला गया, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या उसको हो गई। ये था इडियम नंबर 4 आज के सेशन का। इडियम नंबर 5 इज बी इन ट्रबल्ड वाटर्स। कई बार इसे सिर्फ ट्रबल्ड वाटर्स कहा जाता है और कई बार बी इन ट्रबल्ड वाटर्स कहा जाता है। अगर ट्रबल्ड वाटर्स है तो उसका मतलब है मुश्किल हालात, और लिखा है बी इन ट्रबल्ड वाटर्स तो उसका मतलब हुआ कि मुश्किल हालात में होना। आप या कोई भी मुश्किल हालात में है तो बी इन ट्रबल्ड वाटर्स हो जाएगा, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ट्रबल्ड वाटर्स कहा जा सकता है। अब आप समझिए, वाटर तो पानी हो गया और वाटर्स कहा जाता है समुद्र को। जब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, सुनामी तूफान आ जाता है, तो उसी को ट्रबल्ड वाटर्स कहा जाता है। अब ऐसे में जो भी जहाज या भी जो भी मछुआरे फंस गए हों तो वो एक मुश्किल हालात में है ना, जिंदगी और मौत के बीच में फंस गए होंगे, तो बी इन ट्रबल्ड वाटर्स कहा जाता है। जब आप जिंदगी और मौत से जूझ रहे हों, जब मुश्किल हालात में हो, तो कहा जाएगा बी इन ट्रबल्ड वाटर्स। मीनिंग पढ़िए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट फ्रेज है, आसानी से समझ में आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये फ्रेज, अब ये ईडियम इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, है ना। ऐसी मूर्खतापूर्ण काम बिल्कुल नहीं करना है किसी को भी, आपको बहुत ढंग से समझ लेना है। और किसी भी चीज़ को इर्रेलेवेंट अनइम्पॉर्टेंट कहने से पहले 100 दफ़ा सोचना है आपको कि किस हैसियत से आप किसी कंटेंट को इर्रेलेवेंट या फिर अनइम्पॉर्टेंट कह रहे हैं। क्या आप इतने मास्टर हैं, क्या आप इतने योग्य हैं, ठीक है ना। बी इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब मुश्किल हालात में होना। बी इन अ डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, अ टाइम फिल्ड विद प्रॉब्लम्स, एक ऐसा समय जो समस्याओं से घिरा हुआ हो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। मिसेज अवंतिका वर्कड हार्ड फॉर हर बिजनेस टू फ्लरिश, बट मतलब मिसेज अवंतिका ने बहुत मेहनत की कि उनका बिजनेस फ्लरिश करे, ग्रो कर जाए, आगे बढ़ जाए, बट इट हैज़ बीन इन ट्रबल्ड वाटर्स फॉर 5 मंथ्स। लेकिन वो पिछले 5 महीनों से बड़ी ही मुश्किल हालात में। जैसे आप मेरी ही बात कर लीजिए, कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग पूरी तरीके से बंद है ना। मैं ये नहीं कह रहा दैट आई एम इन ट्रबल्ड वाटर्स, लेकिन क्या है कि एक तरीके से डिफ़िकल्ट फेस तो है ही, आप सभी के लिए ये है, पूरी इंडिया के लिए है, हर किसी के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। पर हमें ऐसे में एक तरीके से यूनिटी दिखानी है, नेशन फर्स्ट की भावना से रहना है अपने अपने घरों में, और एक तरीके से
कोविड-19 की चेन को बनने नहीं देना है, ब्रेक करना नहीं, बनने ही उसे नहीं देना है एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, अभी पता चला है कि लॉकडाउन पार्ट 3 आ गया है। कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने फेसबुक पे पोस्ट डाली है लॉकडाउन पार्ट 3, थोड़ा सा फनी स्टाइल में लिखा है इसलिए पार्ट 3 लिख दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 17 ऑफ मई तक बढ़ा दिया गया। सरकार के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जरूर से गवर्नमेंट को लगा होगा कि दैट लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड, है ना, इस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स व्हाट द डिसीजन गवर्नमेंट हैज़ टेकन, उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय स्टैंड बाय द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के साथ खड़े रहिए और जो है लॉकडाउन को फॉलो करिए, है ना। स्पेशली विलेज एरियाज़ में जहाँ पर लोग जो है चेन बना रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं इंटेंशनली, तो वो रूल्स को नहीं ब्रेक कर रहे हैं या वॉलेट कर रहे हैं, पर अननोइंगली एक बात को ध्यान में रखते हुए कि गांव बहुत सेफ है, वहाँ नहीं आ सकता ये, और अनजाने में कि अब गांव में है, वहाँ यार दोस्त हैं तो उनके साथ घुल मिल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेलना हो गया, खेलना, कुछ बच्चे कंची खेल रहे हैं और अपने अपने तरीके से, तो थोड़ा सा कम करें। बहुत सारे लोग जो हैं इस समय अपने अपने फ़ोन्स में लूडो खेल रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ये काम कर रहे हैं देन नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, फैमिली के साथ तो साथ में रहना ही है। लेकिन इफ़ यू आर डूइंग दिस विद योर नेबर, हाँ, या दूसरे मोहल्ले के किसी बंदे के साथ बैठ करके आप ये गेम खेल रहे हैं, तो इट कैन बी क्वाइट रिस्की। तो आप सोच समझ करके डिसीजन लें कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। स्टे अवे फ्रॉम दोज हु ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब देखिए सर, यहाँ पर 2 ईडियम मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, एक ट्रबल्ड वाटर्स जिसका मतलब मुसीबत में होना, और एक दूसरा ईडियम है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है किसी की मुसीबत का फ़ायदा उठाना। फिशिंग समझते हैं, मछली पकड़ना एक तरीके से, हाँ, तो कोई मुसीबत में है और एक तरीके से मुसीबत में है और उसको आप दबोच रहे हैं, पकड़ रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो किसी के नाजुक हालात का, किसी के मुश्किल हालातों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो बी इन ट्रबल्ड वाटर्स का क्या मीनिंग हुआ? परेशानी में होना, मुसीबत में होना, मुश्किल हालात में होना। इडियम नंबर 6 इज लाइव वायर। लाइव जिंदा और वायर का मतलब तार। देखिए 2 तरीके हैं, एक ऐसे ही समझ लीजिए लाइव वायर जो बहुत एनर्जेटिक हो, और दूसरा जो वास्तविक रीज़न है वो राइट कॉर्नर पे पिक्चर बनी हुई है, उससे आप समझ सकते हैं पिक्चर क्या कहना चाह रही है। आप ध्यान से देखिए कि 3 वायर आपको दिख रहे हैं, उन 3 वायरों का नाम लिखा हुआ है कि एक अर्थ है, एक न्यूट्रल है और एक लाइव वायर है। तो मैं आपको बताऊं सर, न्यूट्रल तो आप जानते हैं, अर्थ जानते हैं, और जिस वायर में करंट दौड़ रहा होता है उसी वायर को लाइव वायर कहते हैं। एक वायर अर्थ के लिए होता है, एक न्यूट्रल होता है, और जिस वायर में करंट दौड़ रहा होता है उसी वायर को लाइव वायर कहेंगे। अब किसी वायर में करंट दौड़ रहा है तो बहुत वो ऊर्जा से भरा हुआ, बहुत फास्ट है, बहुत एनर्जेटिक है, पैशनेट है एक तरीके से, उसी को कहा जाता है somebody who is filled with enthusiasm। आप ना कपिल शर्मा शो की बात करिए, जो कॉमेडी शो है कपिल शर्मा का, उसमें किक्कू शारदा जो कि अभी बम्पर के नाम से एक कैरेक्टर है उसमें आता है। आप देखिए ना कितना फैट है, कितना मोटा है वो, और उसके बावजूद कितना एनर्जेटिक है। इज सच अ लाइव वायर, जो बहुत ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक हो, उसको लाइव वायर कहा जाता है। चलिए, अ फन लविंग पर्सन, अ वेरी somebody who is filled with enthusiasm, very energetic। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, we need a live wire like him in our company in order to attract more people। और ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इसके जैसे एक लाइव वायर की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत प्रसन्नचित, बहुत एनर्जेटिक है और सबको भी एनर्जेटिक रखता है। इस वजह से हमें ऐसे और लोगों की ज़रूरत है जो ऊर्जा से भरे रहते हों ऑल द टाइम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सुजैन इज़ अ रियल लाइव वायर, शी स्प्रेड्स पॉजिटिव वाइब्स ऑल ओवर। मतलब सुजैन लाइव वायर है
और वो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स, मतलब एक तरीके से सकारात्मक ऊर्जा जिसको कहा जा सकता है, तो अपने इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा जो है वो फैलाती है। लाइव वायर होना अच्छी बात है, आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। जो पैशनेट होगा, जो बहुत एनर्जेटिक होगा, ऊर्जा से भरा हुआ और नेगेटिव नहीं होगा, इसमें आप किसी को चीट नहीं करेंगे, है ना। इसमें आप बहुत यंग एज में होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। लाइव वायर का ये मतलब है, जो मैंने ओरिजिनल रीज़न बताया है कि एक्सक्यूज मी, कि जिस तार में करंट दौड़ रहा होता है उसी तार को लाइव वायर कहा जाता है। वहीं से आप समझ जाएं तो बहुत सरल रहेगा आपके लिए। चलिए ईडियम नंबर 7 देख लेते हैं। ईडियम नंबर 7 इज इन द लॉन्ग रन। हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन पीछे एक ईडियम में, एक एग्जाम्पल में ये ईडियम भी मैंने यूज़ किया था, इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब होता है अंततः, इवेंचुअली। अब आप इसे कैसे समझेंगे? एक रेस स्टार्ट होती है, दौड़ जिसको कह सकते हैं। दौड़ते चले जा रहे हैं कुछ लोग रास्ते में रुक जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, पस्त होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और एक व्यक्ति लगातार बहुत लंबी यात्रा तक चलता ही चला जा रहा है, दौड़ता ही चलता जा रहा है। तो वही है इन द लॉन्ग रन, मतलब अंत में कौन पहुंचेगा फिनिशिंग लाइन तक, इन द लॉन्ग रन। मतलब जब लंबी रेस होगी, बोलते नहीं लंबी रेस का घोड़ा, या फिर जब लंबी रेस होगी, जब दूर तक दौड़ना होगा, तो अंत में पता चलेगा कि क्या नतीजा आया है। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब है इवेंचुअली, अल्टीमेटली, फाइनली, अंततः जिसको कहा जाता है। द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ अ विंड टर्बाइन, पवन चक्की को कहा जा सकता है, इज वे टू हाई। कोई कह रहा है कि पवन चक्की को इंस्टॉल कराना, उसे लगवाने का जो कॉस्ट है वास्तव में बहुत ज़्यादा है उसका कॉस्ट, बट इट्स रनिंग कॉस्ट इज़ लो। पर उसे, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, लगवाने में बहुत पैसा लगता है लेकिन बाद में कोई मरम्मत ज़्यादा नहीं करानी होती, सो इट्स रनिंग कॉस्ट इज़ लो, सो यू विल सेव इन द लॉन्ग रन। तो आप आगे चल के अंततः एक लंबे समय के बाद जरूर आप बहुत सारी पूंजी बचा सकेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन में तो पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर चूंकि इसका कोई रनिंग कॉस्ट नहीं, डीजल पेट्रोल नहीं है, और जो भी हो, मुझे विंड टर्बाइन का बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, तो चूंकि इसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो तुरंत में तो नहीं, लेकिन आगे चल के कुछ समय के बाद, एक लंबे समय के बाद, आप जरूर इससे बहुत सारा पैसा बचा सकेंगे, सेव कर सकेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द रिटेलर इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स बट इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। जो रिटेलर है वो अपने नए प्रोडक्ट्स का प्राइस कम नहीं कर रहा है, और कई बार क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स कट नहीं करते हैं तो एक समय के बाद आपको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वही लिखा हुआ है, पे ऑफ, खामियाजा भुगतना, झेलना, इन द लॉन्ग रन। तो अभी वो कम रेट्स नहीं लगा रहा है, इसकी वजह से प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं, और अंत में चल के, आगे चल के, एक लंबे समय के बाद, कुछ वक्त के बाद उसको एहसास होगा कि उसने गलत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट ईडियम नंबर 8, 9 और 10 को भी पढ़ लेते हैं। ईडियम नंबर 8 इज ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे को समझने के लिए राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें सेल लिखा हुआ, ब्लैक फ्राइडे लिखा हुआ है, और अप टू इतने % सेल लिखा हुआ है। मतलब वो दिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो किसी शॉपिंग मॉल में, किसी मल्टी स्टोर में, या एवरीवेयर रेट्स जो है वो कट कर दिए गए, सेल को शुरू कर दिया गया। ब्लैक फ्राइडे का यही मतलब है, जब आप बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स के जो रेट हैं वो बहुत कम हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लैक फ्राइडे क्रिश्चियनिटी से आया है। क्रिश्चियंस में जो क्रिसमस डे होता है उसके आसपास जो फ्राइडे पड़ता है, क्रिसमस के पहले जो फ्राइडे पड़ता है, उसी को ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। और कल्चर है कि उस दिन जो है, जो भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं स्पेशली, तो ऐसे लोग जो है, ऐसे स्टोर्स पे, ऐसी कंट्रीज़ में जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर
उस फ्राइडे को जस्ट बिफोर क्रिसमस हॉलीडे कि पहले का जो फ्राइडे होता है उसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, और उस दिन जो है प्रोडक्ट्स बहुत कम दाम पे सेल होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर आते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। अब इसका क्या रिचुअल है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ब्लैक फ्राइडे का यही मीनिंग है। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन that includes special deals and discount offers for the buyers। डिस्काउंट जरूर होगा ब्लैक फ्राइडे में, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएंगे। जैसे अब देखिए ना, बिग बाजार में वेंसडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि वेंसडे जो है वो सबसे सस्ता दिन होता है बिग बाजार में, बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, तो वो दिन जब सेल बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड्स वेट डेस्परेटली फॉर ऑनलाइन सेल्स ऑन ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे के दिन ऑनलाइन सेल होगी और मेरा दोस्त बहुत ही बेसब्री, बहुत बेचैनी से उस ब्लैक फ्राइडे का इंतज़ार कर रहा है। डेस्परेटली का मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से या बेचैनी से। ये था ईडियम नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं और ईडियम नंबर 9 देखते हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को आज का सेशन? मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, लाइव चैट के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। मेरा सपोर्ट ज़रूर करें आप सभी लोग, तभी बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। चलिए, अभी क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव नथिंग एल्स टू डू, या फिर चूंकि मेरा ये पैशन है, तो अगर 2-3 महीने 4 महीने तक मैं घर पे रहूं और कुछ भी ना पढ़ाऊं तो बड़ा अजीब सा लगेगा मेरे को। मैं 10 दिन में ही बोर हो गया था कि मैं कर नहीं रहा कुछ जो मैं करता आया हूँ। अब बोर होने का ये मतलब नहीं है कि आप बोर हो जा रहे हैं तो आप रूल्स को ब्रेक कर दें, नॉट लाइक दैट। तो मैं इस वजह से पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। तो जब तक ये लॉकडाउन नहीं ओवर हो रहा, अनटिल दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर, मेरे पास, आप सभी के पास एक टाइम है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकेंगे। साथ ही साथ इसी बीच में मैं ये भी एनालिसिस कर ले जाऊंगा कि मैं कितना सक्सेसफुल हो रहा हूँ ऑन यूट्यूब, कितना ज़्यादा मैं पॉपुलैरिटी गेन कर रहा हूँ, कितनी एक्सेप्टेंस मिल रही है मुझे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो उसके आधार पर तय होगा कि आगे एक्टिविटीज़ को कितना ज़्यादा रखा जाए, आगे कितना ज़्यादा मैं इस पे एक्टिव रहूं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दूं। तो मेरे और आप सभी के लिए यही टाइम है जब आगे की रूपरेखा तैयार की जा सकती है या की जाएगी आफ्टर लॉकडाउन। चलिए, ईडियम नंबर 9 देखिए, गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। स्टिक आप किसी छड़ को बोलते हैं, हॉकी स्टिक भी होती है, जो बैडमिंटन का रैकेट होता है उसको भी स्टिक कहा जाता है। और देखिए ना, टेनिस रैकेट आपको दिख रहा है, एक प्लेयर है और टेनिस रैकेट को उन्होंने उल्टा पकड़ रखा है, यही मीनिंग है सर, गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। देखिए, जो छड़ होती है उसके 2 एंड्स होते हैं, जिस एंड से आपको उसको पकड़ना चाहिए उस एंड के बजाय आप दूसरे एंड से उसको पकड़ना, दिस मीन्स यू आर गेटिंग द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। कुछ गड़बड़ आपसे हो रहा है, कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए ना, मीनिंग लिखा है टू अंडरस्टैंड समथिंग इन द रॉन्ग वे, या टू मिस अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को वास्तविक तरीके से ना समझना या गलत तरीके से समझना। जैसे आपने किसी से कुछ कहा और उसने आपकी बात का गलत मतलब निकाल लिया, तो आप क्या कहेंगे, सर यू आर गेटिंग द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, आई डेंट मीन सो, मेरा ये मतलब नहीं था। तो गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक का ये मीनिंग है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यू हैव गॉट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, ही डज नॉट ओव मी मनी, आई ओव हिम। मतलब आपने मेरी बात को गलत समझा, उसको मुझे पैसे नहीं देने बल्कि मुझे देने। ओव होने का मतलब रीडी होने से है, तो उसको नहीं देने हैं मुझे पैसे। आपको लग रहा था कि वो मेरा कर्जदार है, वो मुझे पैसे लौटा करके देगा, बट द फैक्ट इज कि मैं उसका कर्जदार हूँ, मुझे उसको पैसे लौटाने हैं। सो यू हैव गॉट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वेन नीतीश एंड नीलिमा, थोड़ा सा कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा, क्या किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 सेज व्हेन नीतीश एंड नीलिमा अराइव्ड एट द अवार्ड फंक्शन टुगेदर। जब नीतीश और नीलिमा साथ साथ अवार्ड फंक्शन में पहुंचे तो एवरीवन गॉट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। हो सकता है सबको लगने लगा हो दैट दे हैव स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, या दे आर गोइंग टू टाई द नॉट विद ईच अदर।
तो उन्होंने उनके रिलेशंस को लेकर स्पेकुलेशंस स्टार्ट कर दिए, चर्चाएं शुरू कर दी हैं। नीतीश और नीलिमा साथ आए हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन बिटवीन दीज टू। तो यही हुआ कि वो एक साथ फंक्शन में आए और सबने उनको लेकर गलत कयास या गलत बातें सोचनी या फिर जो वास्तविक नहीं था वो सब सोचना शुरू कर दिया। तो ये था ईडियम नंबर 9, सेकेंड लास्ट ईडियम, पेनल्टीमेट जिसको कहा जा सकता है, गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, विच मीन्स टू मिस अंडरस्टैंड समथिंग, टू मिस कॉन्स्ट्रू समथिंग। चलिए लास्ट ईडियम भी देख लेते हैं। लास्ट ईडियम इज गेट ऑन समबडीज नर्व्स। नर्व का मतलब एक्शन से होगा, रिएक्शन से हो सकता है। नर्व आप समझ रहे, नस को कहा जा सकता है। जैसे कि कोई आपको टच करे, आप तुरंत एकदम से चौंक गए, आपका पूरा शरीर हिल गया। जैसे आप गाय के बछड़े को ले लीजिए, आप उसे हल्का सा टच करिए, उसकी पूरी बॉडी हिल जाएगी। इसी नर्व से तो नर्वस बनेगा, यानी कि तुरंत एक्शन होगा। गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मतलब है बीइंग अनोइंग फॉर समवन। आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे वो इरिटेट हो सकता है, उससे उसको उलझन हो सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी बहुत लाउड वॉइस, बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस भी आपको इरिटेट करती। कभी कभी किसी के फ़ोन का रिंगटोन आपको इरिटेट करता है। कभी कभी किसी की कर्कश आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो इट गेट्स ऑन योर नर्व्स। तो गेट ऑन समबडीज नर्व्स का क्या मतलब है? बीइंग अनोइंग फॉर समवन, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साबित हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, पुट योर मोबाइल फ़ोन इन अ साइलेंट मोड। वही बात, कभी कभी फ़ोन की रिंगटोन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। इट्स लाउड रिंगटोन इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पे करिए, क्योंकि इसकी जो रिंगटोन है बहुत लाउड है। और मोनोटोनस है, बहुत बोरिंग सी है, इस वजह से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, स्टॉप लाफिंग, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। हंसना बंद करो, मुझे उलझन हो रही, मुझे गुस्सा आ रही है। आई एम गेटिंग इरिटेटेड, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तो ये था गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मीनिंग। क्या मीनिंग है? इरिटेट करना किसी को, है ना, कुछ ऐसा करना जिससे आप उसके लिए अनोइंग हो जाए, इरिटेशन उसको हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड गेट ऑन समबडीज नर्व्स। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक में शेयर किया करें। और एक बात मैं फिर से वही दोहरा दूं कि आज जो है इट इज़ सैटरडे टुडे और कल संडे है। तो आज देखिए टेलीग्राम चैनल जो इंस्टीट्यूट का है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ, उस पे ST नंबर 4, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 की PDF फाइल को अपलोड किया जा चुका है ऑलरेडी। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें, सॉल्व कर लें। कल शाम को समवेयर अराउंड 7 PM इन द इवनिंग मैं उसका डिस्कशन कराऊंगा। तो अभी आप इस सेशन के बाद उसको डाउनलोड कर लें और फिर कुछ देर बाद उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपका परफॉर्मेंस कल के ST में, कल के डिस्कशन में अच्छा हो सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।